डियर स्टूडेंट, मैं राजीव रंजन आपके पास एक नए चैप्टर को लेकर आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5 है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये चैप्टर क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट इस बार 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए कम से कम ये चैप्टर 18 से 20 मार्क्स का होने वाला है, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर इंक्लूडेड है। ये यूनिट 6 है और यूनिट 6 में हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स में 2 चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड नेक्स्ट है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड तीसरा यूनिट है इवोल्यूशन। तो हम लोग एक एक करके सारे वीडियो सीरीज में सारे के सारे चैप्टर रहेंगे आपके। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली क्या पढ़ना है, पहले ये देखते हैं कि हम लोगों को बेसिकली क्या पढ़ना है। इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। तो व्हाट इज जेनेटिक्स, बात आती है कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स में सबसे पहले देखते हैं कि जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of principle of inheritance and variation। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग 2 चीज़ें पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है, एंड व्हाट इज वेरिएशन। तो इसमें देखते हैं कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच एनी कैरेक्टर passes from parents to progeny। it is the process by which any characters passes from parents to progeny। मतलब ये कि इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है। अगर हम बात करें कि कैसे जनरेशन में पास करता है, तो पेरेंट्स और प्रोजेनी जो है अलग अलग जनरेशन के होते हैं। पेरेंट्स जो है प्रोजेनी के पहले वाले जनरेशन में है, तो पेरेंट्स टू प्रोजेनी जो कैरेक्टर पास होते हैं उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। एंड व्हाट इज द वेरिएशन, अगर मैं वेरिएशन की बात करूं, वेरिएशन क्या है, तो वेरिएशन क्या है, व्हाट इज वेरिएशन, तो वेरिएशन हम कहेंगे कि वेरिएशन इज ए डिग्री ऑफ चेंज, कितना चेंज हुआ पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो कैरेक्टर गया वो कितना चेंज हुआ। अगर मैं बात करूं कि जेनेटिक्स में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग जनरली देखते हैं, पूरे नेचर में देखते हैं कि एक मैंगो ट्री जो है, मैंगो ट्री से मैंगो प्लांट ही बन सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, कोई एलिफेंट है, उसका प्रोजेनी बेबी एलिफेंट ही होगा, एंड फिर उसका प्रोजेनी जो है एलिफेंट ही होगा।
अगर मैं सपोज करूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ, ह्यूमन, तो ह्यूमन का प्रोजेनी हमेशा ह्यूमन ही होगा। तो ये किस बेसिस पे हो रहा है? डेट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच एनी कैरेक्टर पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। एंड व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन दैट मीन्स डिग्री ऑफ चेंज, कितना चेंज हुआ है प्रोजेनी से, कितना चेंज हुआ है, पेरेंट्स से प्रोजेनी कितना चेंज हुआ है। अगर मैं बात करूं कि प्रोजेनी से ज़्यादा तो चेंज नहीं होगा ना प्रोजेनी। अगर मैं बात करूं कि किसी के पेरेंट्स अगर 6 फीट लंबे हैं तो उसके प्रोजेनी 5 फीट, 5.5 फीट या 6 फीट या उससे थोड़े ज़्यादा या थोड़े कम हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें सबसे पहला चीज़ हम लोगों को पढ़ना है कि एक आया कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैं बात करूँ अगर मिड 19th सेंचुरी की बात करूं, मिड 19th सेंचुरी की बात करूं तो ये 1856 से 1863 ईस्वी तक के बीच में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मेंडल, जीजे मेंडल, जॉर्ज जोहान मेंडल। उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे उन्होंने काम किया। जीजे मेंडल वर्क्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काम किया फॉर जेनेटिक्स के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जीजे मेंडल ने काम किया। और इन्होंने कौन सा ऑर्गेनिज्म पे काम किया, किस ऑर्गेनिज्म पे काम किया? तो ऑर्गेनिज्म था गार्डन पी, साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम पे उन्होंने काम किया। और ये जो टाइम पीरियड था, अगर मैं इस टाइम पीरियड की बात करूं तो उन्होंने टोटल 7 ईयर्स का टाइम लिया था। और 7 ईयर तक उन्होंने गार्डन पी पे काम किया। और गार्डन पी पे काम किया तो उन्होंने क्या सेलेक्ट किया? ठीक है, गार्डन पी में उन्होंने क्या वर्क्स किए हम लोग देखते हैं। रीजन फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट, रीजन फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट। बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, डाउट आ रहे होंगे कि मेंडल ने पी प्लांट पे ही एक्सपेरिमेंट क्यों किए। तो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के क्या क्या रीजन थे? तो सबसे पहला रीजन तो मेंडल के पास ये था, सबसे पहला रीजन क्या था? तो सबसे पहला रीजन ये था कि वो इजीली अवेलेबल प्लांट थे। वो प्लांट जो है इजीली अवेलेबल थे, इजीली अवेलेबिलिटी, ठीक है, बहुत आसानी से उपलब्ध हो रहे थे। दूसरा रीजन ये था, दूसरा रीजन क्या था? तो दूसरा रीजन ये था कि उनमें उनका जो लाइफ साइकिल था वो शॉर्ट था, शॉर्ट लाइफ स्पैन। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट के लिए कोई ऐसा प्लांट लिया है जिनका लाइफ स्पैन 1000 ईयर्स हो, तब तो वो एक्सपेरिमेंट होगा ही नहीं। तो इसमें शॉर्ट लाइफ स्पैन था। तीसरा था इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, आसानी से पहचानने वाले लक्षण थे, आसानी से पहचाने जाने वाले गुण थे। अब ये गुण क्या क्या थे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे इनके पास, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब
कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, मतलब इसका मतलब ये है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे मतलब उनमें जो कैरेक्टर है, मैं इसमें एग्जांपल ले लूँ तो उनमें जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर थे जिसमें वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में थे। और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब है कि अगर कोई प्लांट टॉल है, उस प्लांट की लंबाई ज़्यादा है तो उसका अपोजिट जो है उसका हाइट कम होगा, यानी कि ड्वार्फ होगा। अगर मैं ये बात करूं कि किसी प्लांट की लंबाई अगर h है तो दूसरा जो है इसी के अपोजिट स्मॉल h हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेंडल ने इसको टॉल और ड्वार्फ के रूप में लिया। और उसके बाद इसमें जो है मेंडल ने मैथमेटिकल एनालॉग का यूज किया। पहली बार मैथमेटिकल टूल का यूज किया गया था साइंस में, पहली बार मैथमेटिक्स का यूज किया गया था बायोलॉजी में। और मेंडल ने इसके अनुसार जो है एक लॉ दिया, उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने एक लॉ दिया जिस लॉ का नाम था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में दो लॉ थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दो लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम लोग देखेंगे कि इस लॉ के हिसाब से मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर को लिया। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट फॉर मेंडल, मेंडल ने कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए फॉर पी प्लांट। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कौन कौन से मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए। तो सबसे पहला जो है, अगर मैं सीरियल नंबर की बात करूं, उन्होंने सीरियल नंबर से लिए थे, सीरियल नंबर की बात करता हूं। फिर उन्होंने कैरेक्टर्स को लिया, कैरेक्टर्स को लिया और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सीरियल नंबर 1 की बात करूं तो मेंडल ने लिया कि प्लांट का हाइट क्या है, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट क्या है। तो प्लांट के हाइट दो टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। पहला तो प्लांट का हाइट टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा, टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। अब दूसरे बात करते हैं तो प्लांट का में जो सीड होंगे, सीड का शेप क्या होगा, शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, सीड का शेप क्या होगा। तो सीड जो है राउंड होंगे या फिर रिंकल होंगे, गोल होंगे या फिर झुर्रीदार होंगे। अगर तीसरी की बात करते हैं तो शेप ऑफ सीड के बाद कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, सीड का कलर क्या है। तो सीड का कलर येलो है और ग्रीन है, सीड का कलर येलो और ग्रीन है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं तो फ्लावर का कलर क्या है, कलर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का कलर वायलेट और वाइट है, वायलेट और वाइट है। फिर मैं बात करूं कलर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन की बात करता हूं। फ्लावर के पोजीशन की बात करता हूं तो फ्लावर एक्सियल होंगे, एक्सियल या टर्मिनल होंगे, फ्लावर का एक्सियल या टर्मिनल होंगे। अगर मैं
फ्लावर के कलर की बात करता हूँ तो वायलेट और वाइट होंगे। पोजीशन की बात करता हूँ तो एक्सियल और टर्मिनल होंगे। उसके बाद शेप ऑफ पॉड की बात करते हैं। शेप ऑफ पॉड की बात करते हैं तो पॉड का शेप जो है राउंड और रिंकल है, राउंड एंड रिंकल है। और अगर मैं बात करता हूँ हाइट ऑफ प्लांट की बात करता हूँ तो टॉल और ड्वार्फ होंगे। शेप ऑफ सीड की बात करता हूँ तो राउंड और रिंकल होंगे। कलर ऑफ सीड की बात करता हूँ तो येलो और ग्रीन होंगे। कलर ऑफ फ्लावर की बात करता हूँ तो वायलेट और वाइट होंगे। पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करता हूँ तो एक्सियल एंड टर्मिनल होंगे। शेप ऑफ पॉड की बात करता हूँ तो राउंड और रिंकल होंगे। एंड कलर ऑफ पॉड की बात करता हूँ, कलर ऑफ पॉड की बात करता हूँ तो ग्रीन और येलो होंगे, ग्रीन और येलो होंगे। एंड मेंडल ने ये 7 कैरेक्टर्स के अनुसार मेंडल ने अकॉर्डिंग टू दीज 7 कैरेक्टर्स गेव द 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, गेव द 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। और मेंडल ने 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को दिया और इसी के हिसाब से मेंडल ने एक लॉ दिया जिस लॉ का नाम था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 2 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कौन सा रूल दिया एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेंडल ने 1 जीन की इनहेरिटेंस को क्या बताया, 1 जीन की आनुवंशिकी को क्या बताया, फिर मेंडल ने 2 जीन की आनुवंशिकी को क्या बताया। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हमने कि मेंडल ने इसको कैसे दिया। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें।